तो चिल्ड्रन लास्ट हमने ये पढ़ लिया था डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, और ये एकदम लॉ ऑफ डिमांड की तरह था। एंड इट सेड कि जब फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ जाएगा तो पीपल वुड बी विलिंग टू हैव लेस ऑफ दैट, एंड जब घट जाएगा तो पीपल विल बी विलिंग टू हैव मोर ऑफ दैट। तो जब डॉलर सस्ते हो जाएंगे हम ज्यादा खरीदना चाहेंगे, और जब डॉलर महंगे हो जाएंगे तो हम कम खरीदना चाहेंगे। ये बात सबको समझ में आती है, एकदम लॉ ऑफ डिमांड का रिश्ता है। चलिए, सो मूविंग अहेड टू दिस, मूविंग अहेड। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये पॉइंट शायद हमने लिख लिए थे, हमको समझना स्टार्ट करना था। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चों? द फर्स्ट पॉइंट प्रैक्टिकली सेज कि जब ज्यादातर लोग सो कॉल्ड यूएस से, यूके से, चाइना से, जापान से इंडिया आएंगे, तो वो क्या रूपी लेके आएंगे अपने साथ? नो, रूपी कहां से आएगा उनके पास? तो रूपी तो होगी नहीं उनके पास, क्योंकि उनकी जो होम करेंसी है वो दूसरी है। तो दे विल बी ब्रिंगिंग देयर होम करेंसी टू इंडिया। तो दिस इज कॉल्ड एज फॉरेन करेंसी का इंडिया में आना सोर्सेज ऑफ सप्लाई। तो पहला सोर्स क्या है भाई? उनको लग रहा है कि इंडिया में हम लैंड में इन्वेस्ट करें, उनको लग रहा है कि इंडिया में हम शेयर्स में इन्वेस्ट करें, प्राइस बढ़ेगा बेच के निकल लेंगे। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है एक्टिविटी डन फॉर एंटिसिपेटेड गेन और लॉस, कुछ भी हो सकता है। देन हो सकता है कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर अभी भी आपने ये बताया था, फिर आप यहाँ पे बता रहे हैं, दोनों में फर्क है चिल्ड्रन। स्पेक्यूलेशन इज जस्ट लाइक गैम्बलिंग, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई कैलकुलेटेड रिस्क नाम की चीज नहीं है। बट अगर हमने मनी इन्वेस्ट किया, जिसको हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं चिल्ड्रन, तो हमने सोच समझ के कुछ स्पेसिफिक एरियाज में कुछ कैलकुलेशन करके इन्वेस्ट किया कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, दैट इज नोन एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ही एक पार्ट है। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे दो बातें आएंगी। वन इज कॉल्ड एज, या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चिल्ड्रन। इसकी बात करें तो दो बातें आएंगी। वन इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट and other is called as what? वेंचर कैपिटल। नाउ वेंचर कैपिटल क्या होता है? बिल गेट्स ने इंडिया में पैसा लगाया रिलायंस के साथ कि हम बिजनेस करेंगे, हमारा भी बिजनेस में कुछ से होगा, कुछ डिसीजन मेकिंग होगी। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? वेंचर कैपिटल। समझ में आ गया? पक्का? बट अगर हम मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं और सो कॉल्ड वो सिर्फ किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने में, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स खरीदने में जा रहा है, बिजनेस में हम कोई दखल अंदाजी नहीं देंगे, बस जब आप सबको डिविडेंड देंगे हमको भी दे दीजिएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड वेंचर कैपिटल क्या होता है? तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ही दो रूप हैं बेसिकली। व्हेन मनी इज इन्वेस्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्री इन इंडिया, इट इज कॉल्ड एज एफडीआई। इंडिया से ही पैसा बाहर जाएगा तो वो उनके लिए एफडीआई हो जाएगा जहां जाएगा। तो इफ मनी इज कमिंग हेयर फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू बिजनेस और फॉरेन पार्टनर हमारे साथ धंधा पानी करेगा, इट इज नोन एज venture capital. And when money is invested in buying shares, debentures of some companies, we call it as portfolio investment. इंडिया में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर्स या बॉन्ड्स पे बढ़ जाएगा, फॉरेनर क्या करेगा बच्चों? अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करेगा कि इंडिया में इन्वेस्ट करेगा? इंडिया में। यहाँ पे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था, अब 6% से बढ़ के 7.5% हो गया। तो व्हाट द फॉरेन इन्वेस्टर वुड बी डूइंग? इंडिया में इन्वेस्ट करेगा या बाहर इन्वेस्ट करेगा? 6 से 7.5 हो गया, इंडिया ल्यूक्रेटिव सेंटर हो गया, अट्रैक्टिव हो गया, तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। कंज्यूमर इनकम इन अब्रॉड, विदेश में लोगों की कमाई बहुत ज्यादा हो गई, उनके यहाँ सो कॉल्ड मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट कम है, तो वो हिंदुस्तान चले आते हैं। तो कौन सी करेंसी लेके आएंगे? फॉरेन करेंसी। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड से इंडिया में जब ज्यादा होगा, इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलिए या वेंचर कैपिटल बोलिए, तो यहाँ पे पॉइंट्स में बेसिकली वेंचर कैपिटल यहाँ पे आ गया है। समझ में आ गया? तो ऑलवेज रिमेंबर, बाहर से आने वाला सारा का सारा पैसा विल बी कॉल्ड एज व्हाट? विल बी कॉल्ड एज व्हाट? सप्लाई। कैसे कैसे होगा? गैम्बलिंग करने के लिए, कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए पैसे फॉरेनर्स ने इंडिया में लगाए, स्पेक्यूलेशन। यहाँ की कंपनीज के शेयर्स खरीदे, इट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर्स खरीदे, डिबेंचर्स को आप क्या बोलते हैं? बॉन्ड्स। बॉन्ड और डिबेंचर में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। इट इज जस्ट लाइक लोन टेकन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगर लोन लेता है हमसे, आपसे, तो जो हमें सर्टिफिकेट देगा उसे बोलेंगे डिबेंचर। इंडियन रेलवेज, भारत संचार निगम लिमिटेड, गवर्नमेंट कंपनी अगर ऐसा काम करती है, दैट सर्टिफिकेट इज कॉल्ड एज बॉन्ड। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड पे बढ़ता है, मोर फॉरेनर्स वुड कम एंड इन्वेस्ट मनी इन इंडिया। ये बातें समझ में आ गई सबको? लास्ट की दो
पक्का? चलिए एक इसका ग्राफ बना लेते हैं झटपट। ग्राफ बड़ा ही आसान है और ये पूरा का पूरा बच्चों लॉ ऑफ सप्लाई के प्रिंसिपल से गवर्नड है। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। मान लीजिए कि मार्केट में डॉलर का प्राइस बच्चों 80 रुपीज है और आप $1000 लेकर इंडिया में आना चाहते हैं और आपको पता लग गया कि एक हफ्ते के बाद डॉलर का प्राइस बढ़ के 86 हो जाएगा। सो यू एज एन अमेरिकन वुड लाइक टू कम टू इंडिया व्हेन द डॉलर प्राइस इज 80 और 86? 86 जब डॉलर प्राइस होगा तब आप हिंदुस्तान आना चाहेंगे और आप सो कॉल्ड 1000 से ज्यादा डॉलर्स लाएंगे। ऐसा क्यों सर? जब डॉलर का प्राइस 80 है, आप $1000 लेके आए तो रुपये में 80,000 रुपये हो गए। और जब आपको लग रहा है कि डॉलर का प्राइस एक हफ्ते बाद 86 हो जाएगा तो आप 1000 से भी ज्यादा लाएंगे कि डबल एडवांटेज हो जाए। सिर्फ 1000 ही ले आते हैं तो 86,000 और 1200 ले आए तो वो और ज्यादा हो जाएगा। तो लॉ ऑफ सप्लाई का फिनोमेना है, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस इन द मार्केट व्हाट इज द सो कॉल्ड इंटेंशन ऑफ द सेलर चिल्ड्रन? टू सेल मोर और सेल लेस? टू सेल मोर। समझ में आ गया? और मान लीजिए कि अगर किसी को लग रहा है कि आने वाले टाइम में डॉलर का प्राइस गिर के 74 रुपीज होने वाला है, सो दोज अमेरिकन्स वुड स्टिल बी विलिंग टू कम टू इंडिया और दे वोंट चिल्ड्रन? दे वोंट और दे विल बी कमिंग इन लेस नंबर बेसिकली। समझ गए? समझ गए बच्चों? चलिए तो दिस रिप्रेजेंट सप्लाई ऑफ डॉलर। ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक्सटेंशन होगा, एक्सपेंशन, और नीचे की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। बी क्विक टू दिस। सबको एक कहानी समझ में आ गई? अगर आप एक अमेरिकन होते और आपको पता लगता डॉलर का प्राइस 80 से 86 होने वाला है तो आप इंडिया कब आएंगे? जब 86 हो जाएगा। और अगर आप इंडियन होते आपको पता है कि डॉलर का प्राइस 80 से 74 होने वाला है तो ये खास मोटिवेटिंग फैक्टर होगा जो आपको इंडिया आने नहीं देगा। ओके चलिए, तो ये सारी बातें सबको समझ में आ गई बच्चों? पक्का? चलो सो ये सब क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इन पॉइंट्स में? एकदम उसी का उल्टा है जो हमने पढ़ा था। चलिए, तो ये सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी टोल्ड टू यू। तो जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए व्हाट विल हैपन टू द डिमांड फॉर डॉलर्स व्हेन द प्राइस राइजेस, आंसर होगा डिमांड विल गो डाउन। व्हाट विल हैपन टू द डिमांड फॉर डॉलर्स व्हेन द प्राइस फॉल्स, तो आप बोलेंगे डिमांड राइजेस। समझ में आ गया? तो जब डॉलर का दाम गिरेगा हम ज्यादा से ज्यादा आईफोन इंपोर्ट करना चाहेंगे और जब बढ़ेगा तो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, उल्टा यहां से सारा कूड़ा कबाड़ पेडिग्री वगैरह सब बेचता जाएंगे उनको, क्योंकि जितना ज्यादा सामान यहां से बिकेगा जब डॉलर का दाम बढ़ा है तो हमारा जो कन्वर्जन होगा रुपये में बहुत ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि मेरे को किसी बच्चे से कुछ रेम्यूनरेशन फी चार्ज करना है और आज डॉलर 80 रुपीज का है, उसकी ड्यू डेट आज है फीस की, $1000 में उससे ले रहा हूँ और मेरे को लग रहा है एक हफ्ते बाद डॉलर 100 रुपए का हो जाएगा, तो आई टेक द ट्रांसफर टुडे और आफ्टर वन वीक वो पैसा इंडियन रुपी में 100 के हिसाब से कन्वर्ट होगा। सर अल्टीमेटली आपका फायदा, नुकसान किसका होगा? नुकसान भारत सरकार का होगा, क्योंकि आज अगर $100 यूएस से आते हैं आरबीआई के पास, आरबीआई 80 रुपए के हिसाब से 8000 में कन्वर्ट करता। एक हफ्ते बाद जब डॉलर का एक्सचेंज प्राइस 100 रुपए हो गया तो नंबर ऑफ डॉलर तो 100 ही आ रहे हैं बट वो कन्वर्जन 100 into 100 10,000 का हो जाएगा। तो जब डॉलर का दाम बढ़ता है गवर्नमेंट का नुकसान होता है, लोगों का नुकसान नहीं होता। तो सर जब गिरेगा तब भी गवर्नमेंट का नुकसान होगा। लॉन्ग टर्म में अगर बहुत बढ़ जाए और लॉन्ग टर्म में बहुत गिर जाए तो गवर्नमेंट ही खत्म हो जाएगी। क्यों सर? अगर डॉलर का दाम कल सुबह 2 रुपए आ जाए व्हाट विल हैपन? बता सकते हैं? डॉलर का 2 रुपए आ जाए व्हाट विल हैपन? 2 रुपए का डॉलर हो गया, कल 82 रुपी 39 पैसे का था और आज आपका डॉलर 83 का है, कल 2 रुपए का हो जाए, क्या होगा बताइए? सारे के सारे हिंदुस्तानी जो अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं ना, वो माता पिता की प्रॉपर्टी की लड़ाई करने चलेंगे वापस। क्यों? क्योंकि पहले तो भैया की तनख्वाह थी $10,000, डॉलर था 80 रुपए का, तो भाई 8 लाख रुपए महीना भैया कमाते थे, अब डॉलर हो गया 2 रुपए का। छोटे भैया कह रहे दलितर कहीं वापस चला, अब 20,000 रुपए तो कमा रहा है,
आपका बड़ा भाई या जिनका भी बड़ा भाई था, भगवान ना करे आपके बड़े भाई के साथ ऐसा हो। गॉट इट क्लियर? तो सारे के सारे लोग वापस चले आएंगे। तो क्या गवर्नमेंट चाहती कि डॉलर 2 रुपए का हो जाए? गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती है। ना बहुत ज्यादा बढ़े ना बहुत कम। एकदम ही चीनी खानी आपने छोड़ दी तो भी आपका डायबिटीज का डेफिशिएंसी हो जाएगा। हवक के चीनी खाए जा रहे हैं, जितनी चीनी एक दिन मिल में प्रोसेस होती है 10% आप खा जाते हैं उसका, तो डायबिटीज बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम, ऑप्टिमम होनी चाहिए हर चीज। समझ में आया कि नहीं आया? समझ, एकदम ही नहीं पढ़ रहे हैं, एकदम ही आवारा हो चुके हैं बच्चे, तो भाई रिक्शा चलाएंगे, ई रिक्शा, और कुल्फी बेचेंगे, या बीसीएमसीए करेंगे, बापू के कैश पे ऐश और माता जी के कैश पे ऐश। समझ में आ गया? बहुत ज्यादा पढ़ लिए एंड पर्टिकुलर प्लेस पे अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है, पागल होकर घूमेंगे उबले हुए करके। तो ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए हर चीज में। समझ गए? चलिए, तो ये लॉजिक समझ में आ गया। चलो भाई, तो मार्केट में डॉलर का दाम 80 और लग रहा है 90 हो जाएगा, तो जब 90 होगा तब ज्यादा डॉलर इंडिया आएंगे, और जब कम हो जाएगा तो कम डॉलर आएंगे। तो आपको मेन ये पता लगाना है कि कैसे एक्सचेंज रेट डिटरमिन होगा। सो चिल्ड्रन, डी डी इज द डिमांड कर्व एंड एस एस इज द सप्लाई कर्व। बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, मैं आपको एक बहुत ही लॉजिकल चीज जरा बता दूं, तो आपको लॉजिक समझ में आएगा। क्योंकि कुछ बच्चे इस कॉम्पोजिशन को क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने के बाद भूल चुके हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं आपको एक लॉ ऑफ डिमांड का एक्सप्लेनेशन यहां देने जा रहा हूं और एक लॉ ऑफ सप्लाई का, बिकॉज काफी लोग ये सुनना पसंद करते हैं, सर हाउ कैन वी टेल कि मार्केट में कमोडिटी का प्राइस कितना होगा अगर हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है? तो आप कुछ नहीं बता पाएंगे। आई रिपीट चिल्ड्रन, आप कुछ भी नहीं बता पाएंगे अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है कि मार्केट में कमोडिटी का प्राइस क्या होगा। अच्छा सर, तो किससे बता पाएंगे? लॉ ऑफ सप्लाई से? बिल्कुल भी नहीं, लॉ ऑफ सप्लाई से भी आप नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलते हैं सबको पता है। If price increases, consumers will be willing to buy less. And if price decreases, consumer will be willing to buy more. दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। Price is the cause. Yes or no? Price is the cause. Whose effect is the quantity. Am I correct to this? और यहां पे भी यही है बच्चों, प्राइस बढ़ेगा सेलर विल बी विलिंग टू सेल मोर, और प्राइस घटेगा तो सेलर विल बी विलिंग टू सेल लेस। फंडामेंटल लॉजिक यहां पे भी वही चल रहा है। क्या चल रहा है फंडामेंटल लॉजिक भाई? कि प्राइस इज द कॉज हुज इफेक्ट इज द क्वांटिटी। यस और नो चिल्ड्रन? चिल्ड्रन यस और नो? तो सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड का स्लोप ऐसे बनता है, एंड दिस इज प्रैक्टिकली लॉ ऑफ सप्लाई। सबके खोपड़ी में बात गई। इट इज डी डी डिमांड कर्व एंड एस एस सप्लाई कर्व। सबको समझ में आ गया? तो लॉ ऑफ डिमांड प्राइस को इंडिपेंडेंट मान के क्वांटिटी को वेरिएट करता है। लॉ ऑफ सप्लाई में भी वही चीज है। तो यहां प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिसाइड होती है, लॉ ऑफ सप्लाई में भी प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिसाइड होती है। वेराज इक्विलिब्रियम में इसका एकदम उल्टा चलता है, एकदम ऑपोजिट। यहां पे प्राइस वजह नहीं होती बच्चों। आई रिपीट चिल्ड्रन, प्राइस वजह बिल्कुल भी नहीं होती है। मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मार्केट में आपको नजर आया कि डॉलर्स की जो प्राइस है वो 80 रुपए है। 1000 डॉलर लोग लेना चाहते हैं और 1000 डॉलर पब्लिक के पास है कुछ लोगों को देने के लिए। इफ आई टेक एन एग्जाम्पल कि डॉलर की डिमांड 1000 से बढ़ के 1200 हो गई, वेयर सप्लाई रिमेन्स सेम। या डॉलर की डिमांड तो 1000 है, सप्लाई घट के 800 हो गई। चिल्ड्रन, बोथ दीज कंडीशंस indicate a situation of shortage
और अ सिचुएशन ऑफ सरप्लस, शॉर्टेज, बाजार में शॉर्टेज हो गया। कैसे शॉर्टेज हो गया? लोग सो कॉल्ड ज्यादा डॉलर्स लेना चाहते हैं, बट जिनके पास है उनके पास इतने डॉलर्स है नहीं कि वो सबको दे पाए, तो डॉलर की शॉर्टेज हो गई। तो या तो डिमांड बढ़ गई, सप्लाई इज कांस्टेंट, और या तो डिमांड उतनी की उतनी है एंड सप्लाई हैज गॉन डाउन। पब्लिक है ही नहीं बाजार में जो आपको डॉलर दे पाए, बट आप सो कॉल हाथ फैला के खड़े हुए हैं। तो दोनों केसेस में सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज गेट्स क्रिएटेड। एज अ रिजल्ट डॉलर की प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डॉलर का प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। अब बच्चों यहां पे डिमांड एंड सप्लाई इज द कॉज एंड sorry whose effect is the price। खोपड़े में बात गई। तो अगर रेनकोट का दाम बढ़ गया, कस्टमर कम खरीदना चाहेगा, और सस्ता हो गया तो कस्टमर ज्यादा खरीदना चाहेगा। तो प्राइस के बेसिस पे कस्टमर की रेनकोट की डिमांड डिसाइड होगी, यस और नो? अगर सब्जी सो कॉल्ड बाजार में महंगी बिक रही है तो किसान चाहेगा ज्यादा फसल काट के बाजार में ले आऊं, और सस्ती बिक रही है तो किसान चाहेगा अभी खेत में ही लगी रहने दो, बाद में लाएंगे। ये लॉ ऑफ सप्लाई हो गया। तो यह प्राइस इज द कॉज हुज कॉन्सिक्वेंसेस क्वांटिटी। प्राइस इज द कॉज हुज कॉन्सिक्वेंसेस क्वांटिटी। यहां पे कंप्लीटली उल्टा है चिल्ड्रन। क्वांटिटी इज द कॉज जो मिसमैच करेगी, शॉर्टेज क्रिएट करेगी, एंड प्राइस इज द कॉन्सिक्वेंस और इफेक्ट ऑफ दैट। खोपड़े में बात गई या नहीं गई? समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्लियरली अंडरस्टूड? तो मैंने यहां पे एग्जांपल लिया है शॉर्टेज का। ऐसे ही आई कैन फ्रेम द एग्जांपल ऑफ सरप्लस, आई कैन फ्रेम द एग्जांपल ऑफ सरप्लस। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए तो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो हियर इज द प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। 80 रुपए का डॉलर था, 1000 यूनिट्स खरीदना चाहते हैं और 1000 लोग बेचना भी चाहते हैं। अब जो सिचुएशन क्रिएट हो गया, दैट इज फॉर व्हाट? ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिमांड फॉर डॉलर्स तो आज भी 1000 ही है, ज्यादा अमेरिकन चले आए इंडिया, तो सप्लाई डॉलर की ढेर सारी हो गई आरबीआई के पास, बट लोग हैं ही नहीं उतने लेने वाले। समझ में आ गया? तो दिस रिजेंबल्स अ सिचुएशन ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? This resembles the situation of surplus. And children, what would happen in the situation of surplus? डॉलर का दाम गिर जाएगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी ने प्राइस को गिराया, और यहाँ प्राइस ने क्वांटिटी को गिराया और बढ़ाया था। तो लॉ ऑफ सप्लाई में और लॉ ऑफ डिमांड में आप क्या पढ़ते हैं? प्राइस की वजह से कुछ हुआ। और मार्केट इक्विलिब्रियम में आप क्या पढ़ते हैं? क्वांटिटी की वजह से प्राइस को कुछ हुआ। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? तो दोनों उल्टे रिलेशनशिप्स हैं, दोनों उल्टे हैं। तो ये दोनों फिनोमेना जीवन में कभी नहीं बता पाएंगे कि बाजार में किस चीज का भाव कैसे तय होता है। ये बताने के लिए आपको हमेशा मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? पक्का? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा फिर से एक बार। मार्केट में जो डिमांड थी बच्चों, वो सो कॉल्ड गिर के $700 की हो गई। सप्लाई आज भी 1000 ही है बच्चों। तो डॉलर आए ज्यादा है, लेने वाले लोग इंडिया में उसके कम है। व्हाट इज द सिचुएशन? डॉलर सस्ता होगा कि महंगा होगा? सस्ता होगा। तो दो सिचुएशन सरप्लस की हैं और दो सिचुएशन शॉर्टेज की हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? पक्का? बट मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था ये बकवास सिचुएशन है। वहां से ज्यादा लोग आए और डॉलर ले आए, समझ में आता है। डिमांड नहीं होगी, कम कैसे हो गई भाई? हम $1000 अभी तक ले रहे थे हर महीने बैंकों में जाके, अब हमें नहीं चाहिए, या अब हमारे लोग उतने जा ही नहीं रहे यूएस, तो हमें 3700 चाहिए। तो ये थोड़ा सा इलॉजिकल है। थ्योरेटिकली क्लासरूम के अंदर बैठ के पढ़ाया जा सकता है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है भाई। डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी। कम बोलना, अरे कम क्या? जिन लोगों ने पहले $1000 लिए, वो कोई एक आदमी थोड़ा था, पूरी मार्केट थी ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं, माइक्रो थोड़ा पढ़ रहे हैं। व्हाट इट क्लियर? पूरी मार्केट है। तो पहले पूरे देश में $1000 की हर हफ्ते डिमांड थी, एक्सचेंज रेट ये चल रहा था, सप्लाई भी इतनी थी। अब देश में कुछ लोग यूएस नहीं जाना चाहते, दूसरी कंट्री नहीं जाना चाहते, दूसरी कंट्री में डॉलर चल जाता है। आपको मान लीजिए जाना है लेटर से ऑस्ट्रेलिया, तो आप यहां से यूएस डॉलर लेके जाइए,
वहां पे यूएस डॉलर को ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट करा लीजिए, चल जाएगा। ओके, या यहां से डायरेक्टली ऑस्ट्रेलियन डॉलर ले जाइए। तो सो कॉल्ड हम बोलेंगे कि अब कम लोग यूएस जाना चाहते हैं इंडिया से, तो जो लोग नहीं जाना चाहते उनकी डिमांड नहीं होगी। ये कम कैसे हो गया भाई? कुछ की डिमांड है ही नहीं, कुछ की एज इट इज बरकरार है। तो ये पॉइंट पढ़ेंगे जरूर थ्योरी में, बट है लॉजिकल सी बात। समझ में आ गया? तो हेयर ऑल्सो चिल्ड्रन, हेयर ऑल्सो इट इज डिमांड एंड सप्लाई विच इज द cause whose effect is the price। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो मैंने आपको डी डी डिमांड कर्व बना के दिखा दिया, एस एस सप्लाई कर्व बना के दिखा दिया। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे बच्चों, क्या बन जाएगा पॉइंट? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ में आ गई बात? दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ये इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ रुपीज हाउ मच? 80। दिमाग से सोचिएगा, बहुत कायदे से, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज। डू यू सी द टू लाइंस दैट आई हैव ड्रॉन चिल्ड्रन? सबको नजर आ रहा है? चलिए, दिस इज पॉइंट जे एंड दिस इज पॉइंट के। ये है डी डी डिमांड कर्व और ये है एस एस सप्लाई कर्व। दिस इज पॉइंट एम एंड दिस इज पॉइंट एन। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। जे के गैप में आगे क्या है? सप्लाई या डिमांड बच्चों? सप्लाई। और पीछे क्या है? डिमांड। दिस इज द सिचुएशन ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? एक्सेस सप्लाई। तो ये जो डॉलर का प्राइस बढ़ा हुआ है ना, ये ज्यादा दिन तक अपनी दादागिरी चला नहीं पाएगा, इसका प्राइस गिर जाएगा क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज्यादा है। एम और एन में आगे क्या नजर आ रहा है? एन, दैट इज डिमांड, और पीछे क्या है बच्चों? सप्लाई। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड जब मार्केट में होगी तो व्हाट विल हैपन? प्राइस जो गिरा हुआ था दैट विल हैपन टू गो अप। इन्हीं दो एरोज को इकोनॉमिक्स की भाषा में बोला जाता है मार्केट फोर्सेस। व्हाट? हाँ, इन्हीं ढूंढ रहे सर, आज तक नालायक मिल ही नहीं थे हमको, आज मिल गए ये दोनों। अभी आज इनको जेल कराते हैं जाके। समझ में आ गया? डिट्टो मार्केट इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। तो 11th क्लास में हम गुड्स का और इन सब चीजों का प्राइस डिसाइड करते थे, यहाँ पे करेंसी का डिसाइड कर रहे हैं। खोपड़े में बात गई। तो बरसात के सीजन में कहते हैं कि मछली नहीं खानी चाहिए, मेटिंग सीजन होता है ना, उसके अंडे आपको नुकसान कर सकते हैं। तो बरसात के सीजन में क्या होगा? मछली की सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी, तो मछली का प्राइस गिर जाएगा। जब बरसात का सीजन खत्म हो जाएगा, वापस से लोग मछली खाने लग जाएंगे, मछली की डिमांड बढ़ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो शॉर्टेज हो जाएगा और शॉर्टेज मछली का प्राइस बढ़ जाएगा। सिंपल एज दैट। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो ये बातें समझ में आ गई? क्या लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ाया जाता है और क्या मार्केट इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाता है बच्चों? पक्का? तो मार्केट इक्विलिब्रियम में डिमांड और सप्लाई कॉज होते हैं, प्राइस उसका इफेक्ट होता है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस कॉज होता है और क्वांटिटी उसका इफेक्ट होता है, उल्टा चलता है रिश्ता। फाइन, चलिए इसको अपडेट कर लीजिए कॉपी में फटाक से। चलो भाई, तो पीपल अंडरस्टूड दिस मच? लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। तो सबको ये समझ में आ गया कैसे सप्लाई प्राइस डिटरमिन होगी? सो यहाँ पे क्वेश्चन है चिल्ड्रन, विजिट टू फॉरेन कंट्रीज फॉर साइट सीन बाय पीपल ऑफ इंडिया इज ऑन द राइज। ज्यादातर लोग यहां से विदेश यात्रा करने में इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं। तो इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ेगा कि घटेगा? दो बातें दिमाग में रखिएगा बस। व्हेनसोएवर देयर विल बी अ शॉर्टेज, फॉरेन करेंसी का रेट बढ़ जाएगा, और जब भी सरप्लस होगा रेट गिर जाएगा। तो इंडियंस जाना चाहते हैं बाहर विदेश घूमने टहलने, इस हरकत से एक्सचेंज रेट क्या होगा बताइए? कम हो जाएगा। कैसे गिर जाएगा जरा बताइए? डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। हाँ, सप्लाई कम हो जाएगी तो शॉर्टेज हो जाएगी ना, तो एक्सचेंज रेट गिर जाएगा। गिर जाएगा, बढ़ जाएगा बेसिकली। गॉट इट? क्लियर? तो आप इसको सो कॉल्ड ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो आई होप सो कंडीशंस तो आपने पढ़ी हुई हैं, बट आप चार कंडीशंस यहाँ पे लिस्ट डाउन करिए और चारों के लिए हम एक एक ग्राफ बनाएंगे। रेडी एवरीबॉडी? सो हेडिंग लिख दीजिए चिल्ड्रन कॉपी में, फ्लक्चुएशन इन द rate of exchange। Fluctuation in the rate of
एक्सचेंज। तो मैं दो लॉजिकल रीजंस पहले लिखूंगा, फिर दो इलॉजिकल रीजंस। तो पहला लॉजिकल रीजन है व्हेन डिमांड फॉर डॉलर increases, when supply of dollar increases. Got it? नजर आ गया सबको? और दो बकवास रीजन इसके बाद लिखने जा रहे हैं, इसी का रिवर्स। when demand for dollar falls, and next is when supply of dollar falls. तो बेसिकली फॉल वाला कॉन्सेप्ट बकवास है। ये सप्लाई ऑफ डॉलर फॉल्स की जगह होना चाहिए व्हेन देयर इज लेस अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर्स, क्योंकि वहां से लोग नहीं आएंगे तो सप्लाई नहीं होगी। कम कैसे होगी, ये तो भाई गलत बात हो गई ना। सप्लाई वोंट बी देयर, तो जो ऑलरेडी डॉलर्स हैं वो कम हो गए हमारे पास। तो ये टेक्स्ट सप्लाई ऑफ डॉलर फॉल्स भी होना चाहिए था, होना चाहिए था व्हेन सप्लाई ऑफ डॉलर इज लेस। ये टेक्स्ट थोड़ा सा सही लगता है। खैर, रेडी एवरीबॉडी? चिल्ड्रन, दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर और जवाब दीजिए बच्चों। जब डॉलर की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, आई रिपीट, डॉलर की डिमांड ज्यादा हो जाएगी एंड सप्लाई इज कांस्टेंट, एंड सप्लाई इज कांस्टेंट, तो मार्केट में शॉर्टेज होगा कि सरप्लस होगा? वेरी गुड। और शॉर्टेज के केस में चिल्ड्रन फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो फॉरेक्स राइज हो जाएगा, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज प्राइस बढ़ जाएगा। खोपड़े में बात गई। जब भी किसी चीज की शॉर्टेज होगी उसकी प्राइस पे क्या असर आता है बच्चों? उसका प्राइस बढ़ जाता है। समझ गए? समझ गए? व्हेन डिमांड फॉर डॉलर फॉल्स एंड सप्लाई इज कांस्टेंट। खोपड़े में बात गई। लोग यूएस नहीं जाना चाहते, तो आरबीआई के पास तो भाई डॉलर पड़े हुए हैं। क्या करे आरबीआई? सर वो सेल लगाएगा, एक के साथ $4 फ्री, एक के साथ $4 फ्री। तो आरबीआई के पास भरे हुए हैं डॉलर, बट लोग लेना ही नहीं चाहते उन डॉलर्स को। सरप्लस होगा कि शॉर्टेज होगा? वेरी गुड, देयर वुड बी सरप्लस। और सरप्लस के केस में चिल्ड्रन हमें डॉलर सस्ते भाव पे मिलेंगे या महंगे भाव पे? तो फॉरेक्स प्राइस फॉल्स। नहीं समझ में? पक्का? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, कंफ्यूज मत होइएगा। डॉलर को आलू समझ लीजिएगा, बस काम खत्म। आलू की डिमांड ज्यादा है, सब लोग फ्रेंच फ्राइज खाना चाहते हैं, बट सब्जी मंडी में उतना आलू है ही नहीं, तो आलू का दाम सिंपल एज दैट, आलू महंगा हो गया। ढेर सारा आलू है, गैया तक नहीं खाना चाहती, कुत्ते तक नहीं खाना चाहते, और जानवर नहीं खाना चाहते उस आलू को, तो सब्जी वाला क्या करेगा? सर घर से वो स्विरल वाला फ्रेंच फ्राइज बना के लाएगा सबके लिए। क्या होगा? आलू का प्राइस गिर जाएगा। समझ में आ गया? एक वो कोविड के टाइम पे इंजेक्शन चला था ना, रामदास वीर, अरे रेमडेसिविर क्या बोलते थे उसको, उसकी औकात बड़ी बड़ी हुई थी उस समय। उसका एमआरपी कितना, 35-36-4000 रुपए के आसपास था। वो कितनों तो 50-50 हजार में, लाखों में खरीदा बेचारों ने, और निपट भी गए। MUX लेस देन PX। समझ में आ गया? तो सो कॉल्ड अल्टीमेटली जब उस इंजेक्शन की डिमांड ज्यादा हो गई तो दाम बढ़ गया उसका। तो आगे आते हैं बच्चों। व्हेन सप्लाई ऑफ डॉलर इंक्रीजेज एंड व्हाट इज कांस्टेंट? डिमांड इज कांस्टेंट। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। डॉलर की जो सप्लाई है वो बढ़ गई, बहुत डॉलर चले आए, लोगों को चाहिए नहीं उतने डॉलर। कंट्री में क्या होगा? सरप्लस होगा, शॉर्टेज? शॉर्टेज, सरप्लस। ढेर सारा आलू, आलू समझ गए लोग। तो बच्चों फॉरेक्स प्राइस पे क्या असर आएगा? इट विल डिक्रीज और फॉल। डॉलर की सप्लाई गिर गई बच्चों एंड डिमांड इज कांस्टेंट। डॉलर नहीं सर, आलू मान के करते हैं। आलू की बाजार में पैदावार कम हो गई, लोग उतना ही आलू खरीदना चाहते हैं। व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन? शॉर्टेज हो जाएगा।
शॉर्टेज के केस में क्या होगा फॉरेक्स की प्राइस को? इट विल राइज। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई पक्का? तो मैं इसकी टेक्निकल कंडीशंस भी क्रिएट कर देता हूं। प्राइस क्यूडी क्यूएस। रेडी टू एनालाइज चिल्ड्रन? सब लोग तैयार हैं? चलिए। मान लेते हैं कि डॉलर 80 रुपए का था, 1000 खरीदना चाहते हैं लोग, 1000 बेचना चाहते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम सबको नजर आ रहा है बच्चों? ये इक्विलिब्रियम सबको नजर आ रहा है? चलिए, हमने क्या एग्जांपल लिया है चलन ऊपर? फर्स्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, $1200 हो गई, सप्लाई स्टिल 1000 है। तो प्राइस क्या होगा बच्चों? 80 या मोर देन 80? इट्स मोर देन 80। समझ में आ गई बात? इट्स मोर देन 80। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ध्यान से सुनिएगा। डिमांड फॉल हो गई $800, सप्लाई उतनी ही है, सरप्लस हो गया। दाम गिरेगा कि बढ़ेगा? दाम गिरेगा। क्या हो जाएगा बच्चों गिर के? सर ये तो भगवान के लिए भी बताना असंभव है, बट 80 से कम ही होगा। समझ गए? नेक्स्ट, सप्लाई इंक्रीज कर गई, डिमांड सेम, ढेर सारे लोग गंगा जमुना का स्नान करने यहाँ चले आए, काफी दिन से नहाए भी ना लायक अपने घरों में, तो मार्केट में सरप्लस हो गया चल रहा है। तो बच्चों $1000 की डिमांड है, 1200 की सप्लाई हो गई, ढेर सारे डॉलर है, कोई लेने वाला है ही नहीं। क्या होगा डॉलर की प्राइस को? कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? लेस देन 80। अंडरस्टूड? और बच्चों अब मार्केट में जो सप्लाई है वो गिर के $800 हो गई, बट डिमांड उतनी की उतनी है, शॉर्टेज है बाजार में। क्या होगा? प्राइस बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। कितनी हो जाएगी? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इवन फॉर गॉड टू आंसर। तो हम ले लेंगे इसको व्हाट चिल्ड्रन, मोर देन 80। समझ में आ गई बातें बच्चों? बातें समझ में आ गई? कंफर्म? चलिए, तो इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट किया जाए। चिल्ड्रन ग्राफ बनाना स्टार्ट करें। चलिए, तो सबसे पहले तुरंत 4 ग्राफ इस तरह के बना लीजिए, जिसमें एक्स एक्सेस वाई एक्सेस होगा और सो कॉल्ड डी डी डिमांड और एस एस सप्लाई। रेडी बच्चों? चलिए, y ओरिजिन x, y ओरिजिन x, ये फॉक्स का भाई है, वॉक्स, YOX, y ओरिजिन x, डाउनवर्ड स्लोपिंग DD डिमांड कर्व और अपवर्ड राइजिंग SS सप्लाई कर्व। अगर आपने 11th क्लास में जब इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था पढ़ने, तो एक चीज पढ़ा होगा, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, पहले चैप्टर में पढ़ाते हैं, और पता लगता है 12वीं के आधे सिलेबस के बाद। पता नहीं क्यों ऐसा बकवास सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। अरे ये आएगा, बच्चा खुद ही समझ जाएगा, थ्योरी की तरह तोते की तरह रटा दो, ताकि लॉन्ग आंसर लिख लें, जो घर में खाया वही उल्टी करना आके। सबका इक्विलिब्रियम तो समझ में आ गया कैसे बना बच्चों? सो मार्क कर लीजिए, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम OP/OQ, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम OQ/OP, this is the point of equilibrium OQ/OP, this is the point of equilibrium OQ/OP। समझ में आ गया सब टोपी? तो सबसे पहले क्या लिखा था बच्चों? डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीजेस, इजंट इट? तो यहाँ इंक्रीज इन डिमांड बनेगा,
यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड बनेगा, यहाँ पे इंक्रीज इन सप्लाई बनेगा, यहाँ डिक्रीज इन सप्लाई बनेगा। रेडी? रेडी बच्चों? पहले जरा डी डी और एस एस भी मार्क कर दिया जाए। डी डी एस एस, डी डी एस एस। डी डी लिखिएगा, दीदी मत समझ लीजिएगा। डी डी एस एस। चलिए रेडी बच्चों? डिमांड इंक्रीज हो गया, आगे की तरफ बनेगा बच्चों, और डिमांड फॉल हो गया, पीछे की तरफ बनेगा। इसे बोलेंगे आप D1 और इसे भी D2 बोलेंगे, क्योंकि 1 ऑलरेडी बना चुके हैं। समझ में आ गया इंक्रीज डिक्रीज डिमांड कैसे बनेगा? पक्का चलन? अब सप्लाई यहां पे इंक्रीज कर गई तो एस एस, और ये डिक्रीज कर गई तो एस एस पीछे आ जाएगा। तो इट इज S1 इंडियन रेलवेज का कोच मत समझ लीजिएगा, S2 चिकन स्ट्यू मत समझ लीजिएगा इसको। समझ में आ रहा है ना कैसे बन रहा है? मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, 11th क्लास में जो मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ाया था उसी के साथ टाइम पास कर रहे हैं बस। रेडी बच्चों? रेडी? चलिए ध्यान दीजिएगा, जहां पे नया डिमांड और पुराना सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आई रिपीट, नया डिमांड और पुराना सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो नया इक्विलिब्रियम है, वो नया इक्विलिब्रियम। अगेन यहां पे भी वही है, न्यू सप्लाई एंड ओल्ड डिमांड जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो नया इक्विलिब्रियम है। न्यू सप्लाई एंड ओल्ड डिमांड जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो नया इक्विलिब्रियम है। और इस इक्विलिब्रियम को आप क्या बोलेंगे? यहां पे बोल दीजिए E1 और यहां पे बोल दीजिए E2। यहां पे भी बोल दीजिए E1 और यहां पे भी बोल दीजिए E2। दिमाग की बत्ती जलाइए मिनटॉस खाए बगैर। प्राइस बढ़ गया बच्चों, आंसर, और यही यहां पे मार्क भी किया था हमने। और प्राइस गिर गया चिल्ड्रन, यही यहां पे मार्क किया था। प्राइस गिर गया, यही यहां पे मार्क किया था। यस और नो? और प्राइस बढ़ गया, यही यहां पे मार्क किया था। करेक्ट? पक्का? इसी के साथ आपका फॉरेन एक्सचेंज होता है राम राम सत्य। और इसमें मैं एक चीज और बताता हूं, यहां पे फॉरेन एक्सचेंज महंगा हो गया, दिस इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट मेजर था मैनुअल तो डिवैल्यूएशन, और ऑटोमेटिक था तो डेप्रीसिएशन। अब मल्टीपल तरीके से टेस्टिंग हो सकती है। आपको कोई न्यूज आर्टिकल दे देंगे कि भाई ज्यादा लोग विदेश घूमने जा रहे हैं, कुंभ मेले में ज्यादा चले आए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दर्शन करने, तो क्या होगा? आप समझ जाएंगे सप्लाई बढ़ रही है, तो सप्लाई बढ़ने वाला बनाना है। ओके, यहाँ पे घट गया, अगर गवर्नमेंट मेजर है तो रिवैल्यूएशन, और ऑटोमेटिक है तो एप्रिसिएशन। और आपको ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, ड्रॉ illustrative example, और विद द हेल्प ऑफ illustrative example शो डेप्रीसिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये वाला ग्राफ बनेगा। शो एप्रिसिएशन इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये वाला ग्राफ बन जाएगा। ओके, सिमिलरली सो कॉल्ड फॉरेक्स का प्राइस कम हो गया, तो इसे भी आप क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन, अगर गवर्नमेंटल मेजर था, मैनुअल था, ऑटोमेटिक था, तो क्या बोलेंगे? एप्रिसिएशन। ये बढ़ गया, गवर्नमेंटल मेजर था, मैनुअल था, तो वी कॉल इट एज डिवैल्यूएशन, एल्स इट इज कॉल्ड एज डेप्रीसिएशन। समझ गए? चलिए डू इट फास्ट। आई होप सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड फॉरेन एक्सचेंज वेल एंड फाइन। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग 1-2 चैप्टर आईडी पढ़ेंगे, फिर जाएंगे ब्रह्मास्त्र वाले चैप्टर NI या पब्लिक फाइनेंस पे, मैक्रो पे वापस। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।